For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. जिनके पास जो है वो कुछ पैसे हैं जो कि आइडल पड़े हुए हैं और वो चाहते उन पैसे को क्या करना, कहीं पे लगाना। कहा कि इन दोनों लोगों को मिलाने के लिए हमने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। ऐसा इसीलिए किया ताकि ऐसा ना हो कि नियम के ना रहने पे कहीं कोई जो है वो किसी के पैसे को लेकर के ना भाग जाए या कहीं कोई किसी के साथ जो है वो फ्रॉड ना कर ले। तो जब हमने ये फाइनेंशियल सिस्टम बनाया तो हर सिस्टम का एक पर्पस होता है। फाइनेंशियल सिस्टम का क्या पर्पस? फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। और जब भी हम कोई सिस्टम बनाते तो हर सिस्टम के कुछ क्या होते हैं, कंपोनेंट। इनके मेजर कितने कंपोनेंट? क्या सिर्फ यही 4 कंपोनेंट है? ये 4 मेजर कंपोनेंट है। 4 मेजर कंपोनेंट कौन कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज एंड पार्टिसिपेट। इसमें फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 पार्ट में बांटा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अगर हमारा नीड लेस देन 1 ईयर का है तो किस मार्केट में जाएंगे? लेकिन अगर 1 ईयर या मोर है तो यही चीज अगर हम बैंक से लोन लेकर के करते तो कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में है? और यही अगर हम शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड तो सिक्योरिटीज मार्केट। जब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी सिक्योरिटीज मार्केट के 6 सेगमेंट में जाएगी। और जितने भी बार प्राइमरी मार्केट में जाकर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इशू करेगी हर बार उसे सेकेंडरी मार्केट में क्या करना पड़ेगा और वहां से उसकी क्या होगी, ट्रेडिंग शुरू होगी। हमने कहा कि इन दोनों को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और ये डिटेल में पढ़ने का मतलब है 8 से 9 चैप्टर खत्म होंगे तब ये डिटेल होगा जो हम लोग करेंगे ड्यू कोर्स में। फिर हम लोग आ गए किस पे? प्रोडक्ट, जिसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। इसी का नाम सिक्योरिटीज और क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो हमने इसके बारे में कहा कि जब मार्केट ही हमारे 2 तरह के हैं, कौन कौन सा? कैपिटल मार्केट, इसका मतलब मनी मार्केट में जो जो इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, और कैपिटल मार्केट में जिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसे मिलेंगे उसे हमने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू किया। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हमने कितने मेजर कैटेगरी में बांटा, कौन कौन सा? डेरिवेटिव। पहले हम लोगों ने प्योर इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू किया और प्योर इंस्ट्रूमेंट में जो है वो हम लोगों ने जो है वो 2 कैटेगरी बांटे, कौन कौन सा? शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स को फिर हमने कितने कैटेगरी में बांटा? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। हमने इक्विटी शेयर पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के दोनों टाइप पढ़े, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स के सारे टाइप्स पढ़े। फिर हम किस पे आए? डिवेंचर पे। हमने डिवेंचर पढ़ा, डिवेंचर्स के सारे टाइप्स पढ़े। जितने भी उसमें न्यूमेरिकल हैं वो भी हमने किया। न्यूमेरिकल आप बैक साइड में घर में करते जा रहे हैं आपके कॉपी में पीछे तरफ से, बिल्कुल याद रखिए क्योंकि वो लास्ट में मैं नहीं कराऊंगा कि एक साथ बैठ करके न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगा कि कहां से किस चैप्टर में कहां है। अभी जो पढ़ाता जा रहा हूं तो मुझे याद है कहां कहां न्यूमेरिकल है, तो हमेशा उसको क्या करना है, बैक साइड से आपको लिखते चले जाना है ताकि उसमें दिक्कत ना हो। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में? वारंट, और जिसको हम वारंट या डिटेचेबल वारंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा बॉन्ड के बारे में, और बॉन्ड के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमारा पहला राउंड प्योर इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, खत्म हो गया। और प्योर इंस्ट्रूमेंट का जब राउंड खत्म हुआ तो अब हम किस पे आएंगे? हाइब्रिड पे। तो चलिए यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़े आगे। अब एकदम पहला स्टेटमेंट याद कीजिए, तो मैंने जो कहा था हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट तब कहलाएगा जब प्योर को खास खास तरीके से मिलाएंगे या प्योर में वो खास प्रॉपर्टी होगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब एक खास तरह का गुण होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे। और हमने कहा था कि प्योर से ही क्या बनाते हैं, इसीलिए बिना प्योर पढ़े हम हाइब्रिड नहीं पढ़ सकते हैं। जहां पे हमने एग्जाम्पल में देखा भी था कि कैसे मैंने आपको कहा था कि अगर रेड रोज, ब्लैक रोज या येलो रोज अलग अलग नहीं है तो एक ही पौधे में हम उसका क्रॉस सेक्शन भी नहीं करा सकते। यानी एक पौधे में तभी जो है वो ये सारे के सारे कलर के जो है वो फ्लावर्स होंगे जब अलग अलग जो है वो रेड कलर का कोई पौधा होता हो, गुलाब का, येलो कलर का जो है वो कोई रोज होता हो और पिंक कलर का होता हो, तभी हम उसको एक साथ क्या कर पाएंगे, किसी भी एक प्लांट में जो है वो लगा पाएंगे। लेकिन याद कीजिए ऐसा तो नहीं होता था कि एक डाल येलो का लिया और ऐसे करके फेंका व्हाइट वाले के ऊपर और वहां से जो है वो आपका व्हाइट वाला रोज निकलना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा होता था?
प्रॉपर तरीके से उसकी जो है स्टेमिंग करते थे, क्रॉस सेक्शन करते थे, उसको मिलाते थे, उसके ऊपर मिट्टी रखते थे, लपेटते थे, तब जो ब्रांचेज होते थे उससे होता था, यानी खास तरीका। ठीक वैसे ही कोई भी दो प्योर इंस्ट्रूमेंट को मिलाने से हाइब्रिड नहीं बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा और लिख देगा कि फाइंड आउट कीजिए कौन सा प्योर है और कौन सा हाइब्रिड है। तो अब कह रहे हैं कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है या दो इंस्ट्रूमेंट है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉपर्टी होगा वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या कहलाएगा? वो इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो हाइब्रिड कहलाएगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन दोनों में से कोई भी एक भी प्रॉपर्टीज होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। तो अब देखिए कह रहे हैं एनी इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू, कहा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट हाइब्रिड है या नहीं, तो जो भी उसका प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कीजिए, अपने उंगली पे प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए और देखिए कि क्या उस प्रॉपर्टी में ये बात है। कहा कौन सा बात? एनी इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, क्या ये इंस्ट्रूमेंट भविष्य में जो है वो इक्विटी शेयर में बदल जाएगा? कह रहे हैं कि नहीं पता हमें, हम तो जब इंस्ट्रूमेंट आएगा तो देखेंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये हाइब्रिड है या प्योर है, तो सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं सब याद कीजिए और देखिए कि उसमें से कोई उसका एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो कहता है कि ये किसमें बदल जाएगा? इक्विटी शेयर में। अगर जवाब हां है तो और कुछ मत चेक कीजिए, हो सकता है उसमें 10 प्रॉपर्टी हो, आपको बस ये एक प्रॉपर्टी मिल गया तो उस इंस्ट्रूमेंट को कह दीजिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाइब्रिड है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मिला तो वो प्योर हुआ या हाइब्रिड? नहीं, कहा नहीं पता, तब अभी हम आंसर नहीं दे सकते कि वो प्योर है या हाइब्रिड। अब अगला प्रॉपर्टी देखिए कि क्या उसमें दूसरा प्रॉपर्टी मौजूद है, और वो प्रॉपर्टी है कि एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट विल बी एडेड विथ दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी उस इंस्ट्रूमेंट में, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि भविष्य में उसमें और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा जो इंस्ट्रूमेंट भविष्य में उसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, उसका प्रॉपर्टी और जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। वो दोनों क्या होना चाहिए? एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट विल बी एडेड टू दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर ये दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी है तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? वो आपका हाइब्रिड कहलाएगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी गुण नहीं है और 50 गुण रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से कोई भी एक फीचर नहीं है तो क्या कहलाएगा? यानी दोनों ही जगह क्रॉस है, ना ये वाला फीचर है ना सेकंड वाला फीचर है, ना फर्स्ट वाला फीचर है ना, लेकिन इसके अलावा 8-10 फीचर और हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्योर कहलाएगा। क्लियर है? तो पहला है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं सबको रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है जो कहता है कि ये भविष्य में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अगर हाँ तो आगे कुछ मत टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो क्या हो गया? हाइब्रिड। हो सकता है उसमें दूसरा भी प्रॉपर्टी हो लेकिन हमें तो एक भी मिल गया तो चलेगा। अगर पहला नहीं है तो फिर क्या कीजिए? दूसरा चेक कीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा इक्विटी में, लेकिन जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है शायद ये प्रेफरेंसेस शेयर है और भविष्य में इस प्रेफरेंसेस शेयर होने के कारण मुझे भविष्य में क्या मिल जाए? अगर प्रेफरेंसेस शेयर मिल जाए तो नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अदर इंस्ट्रूमेंट। अगर इक्विटी मिल जाए तो इसका मतलब ये सेकेंड पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल दूंगा और आप आसानी से समझेंगे। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं सिर्फ एक बोल रहा हूं, बाकी तो आप बताएंगे मुझे। पहला स्टेप नंबर 1, जो भी नाम है उसके प्रॉपर्टी ढूंढिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या ढूंढिए? अगर वो अकेला है तो भी प्रॉपर्टीज, और अगर दो इंस्ट्रूमेंट को मिला करके बनाया तो भी क्या ढूंढिए? सारे प्रॉपर्टीज जो दोनों इंस्ट्रूमेंट के हैं। जैसे अगर मैंने बोला कुमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस शेयर, अब बताइए दो को मैंने मिला दिया, आप कहेंगे दो मिलते ही हाइब्रिड हो जाएगा। मैंने क्या बोला है? दो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो हाइब्रिड होगा। मैंने बोला चाहे अकेला हो या दो इंस्ट्रूमेंट से मिलके बना हो या 5 इंस्ट्रूमेंट से मिलके बना हो, उसके भीतर जितने भी प्रॉपर्टी हैं
उसमें ये दोनों में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी है तो वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेटिंग कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर। तो बताइए इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं? ठीक है, पार्टिसिपेटिंग और अब जल्दी से कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर के सारे प्रॉपर्टी रिकॉल कीजिए और पार्टिसिपेटिंग के कीजिए, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही कीजिए। और रिकॉल करने के बाद जितने भी उनके चीज रिकॉल हो रहे हैं उन सबको मैच कीजिए कि ये दोनों है, उसमें दोनों में से कोई भी एक। क्या होता है कुमुलेटिव में? अगर डिविडेंड नहीं मिला या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के कारण या नो प्रॉफिट के कारण, तो इट विल गेट एक्युमुलेटेड फॉर 8 इयर्स। ये इसमें कहीं आया? क्या बोल रहा है? इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है? क्या कोई नया इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है? नहीं। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी क्या है इसमें, और पार्टिसिपेटिंग का क्या जो है प्रॉपर्टीज है? इन केस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको जो है वो एक्सेस क्या मिलेगा? एक्सेस डिविडेंड मिलेगा। यही प्रॉपर्टी है ना? क्या ये कन्वर्ट हुआ इक्विटी में? क्या एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रूमेंट मिला? नहीं, पैसे मिले। यहां पे साफ लिखा हुआ है एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट। तो क्या अदर इंस्ट्रूमेंट मिला? नहीं मिला। तो इसका मतलब दो को जोड़ा, किसको किसको? हाइब्रिड हुआ, तो सिर्फ दो को जोड़ने से ही हाइब्रिड। चलिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर अकेला तो है, कहां दो को जोड़ा है? हाँ, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो क्या है खासियत? गेट कन्वर्टेड इनटू, मिल गया पहला, दूसरा चेक करने की जरूरत है? पक्का बना लेंगे, क्वेश्चन देगा तो पहले इसको कॉपी कीजिए और ठीक इसके बाद में मैंने जो है वो यहां पे आपके लिए दिया है कुछ क्वेश्चन। यहां पे आपको क्या लिखना है? सिर्फ अपने दिमाग से, और एक्सप्लेनेशन मैं पूछूंगा। हाँ, तो पहले इसको लिखें, कॉपी करें, तब इसको, और अपने से आंसर पे पहुंचे। पहला, कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है? रीजन? तो इसका मतलब पहला कंडीशन सब फुलफिल हो जा रहा है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। सर अगला चेक करें? नहीं, टाइम वेस्ट है, तो इसलिए इसमें हम इसके अगले पॉइंट को चेक करने की जरूरत, तो हम इसको क्या बोल देंगे? चलिए, हाइब्रिड कुमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। क्या किया प्रोसेस आपने? ठीक है, कुमुलेटिव के सारे प्रॉपर्टी चेक किए जिसमें से ये दोनों में से कोई नहीं मिला। पार्टिसिपेटिंग का भी चेक किया, उसमें भी ये दोनों नहीं टकराया। तो जब कहीं नहीं टकराया तो क्या बोल दिया? प्योर। ठीक है, रिडीमेबल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल पार्टिसिपेटिंग दो से बना है, रिडीमेबल और, तो आपने रिडीमेबल का देखा, ये दोनों में से कोई मिला? रिडीम का तो मतलब होता है कंपनी गोइंग कंसर्न में लेकर के पैसे दे देगी, कन्वर्ट कहां हो रहा है। और दूसरा क्या है? पार्टिसिपेटिंग का तो आपने देखा ही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? चलिए, अब आइए आप पहले 6 पे, कन्वर्टेबल कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर। कुमुलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ कन्वर्टेबल रहता तो भी होता, कन्वर्टेबल के साथ कुमुलेटिव है तो भी, साथ में पार्टिसिपेटिंग हो तो भी, कुछ भी रहे तो क्या रहेगा? हाइब्रिड रहेगा। अब आप आइए 5th पे, एकदम सोच समझ के। जिनका जिनका कहना हाइब्रिड है हाथ उठाइए। 5th की मैं बात कर रहा हूं, 5th हाइब्रिड। जिनका जिनका कहना प्योर है, ना हाइब्रिड में उठाया ना प्योर में उठाया, साइंस की तरफ से। अब इसमें जिनका जिनका कहना हाइब्रिड है, एक बार फिर हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड, प्योर। चलिए, प्योर वाले पहले बताइए, आप ही बताइए। हाँ भाभी,
जो भी लगा, यही आपका प्योर का है। और प्योर में कौन कौन थे, क्या है, यही एक्सप्लेनेशन। तो ये हाइब्रिड वालों का एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट पे आइए, कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर विथ, कुमुलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रेफरेंस शेयर चलता। कुमुलेटिव में दोनों में से कोई भी गुण नहीं है। कौन सा गुण, कन्वर्ट होने वाला या कोई और चीज मिलने वाला। लेकिन जो डिटेचुअल वारंट इसके साथ है वो क्या कहता है, इसका मतलब आपके पास प्रेफरेंसेस शेयर रहेगा ना, ठीक है। उसके बावजूद आपको जो है वो क्या मिलेगा, तो प्रेफरेंसेस के साथ इक्विटी अदर इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, तो एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट विल बी एडेड विथ दैट कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस, तो रहेगा ही रहेगा। इन फ्यूचर आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, ऐड होगा, ना कि कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होता तो ऊपर से और नीचे से क्या है, ऐड। लेकिन याद रखिए यही आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफरेंसेस है, तो इक्विटी मिलना क्या हो गया, नहीं, अदर इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पे देखिए क्यों मैं अभी रोक रहा हूं, इसका जवाब जब दीजिएगा तब ये और क्लियर होगा। क्या होगा, हाँ ठीक कह रहे हैं मान सिंह। अब यहां पे आपको जो मिल रहा है वो क्या, आपको मिला पहले इक्विटी शेयर, और हमने कहा आज ले लो इक्विटी शेयर, भविष्य में आपको कुछ और इक्विटी शेयर का राइट मिल जाएगा। जबकि हमने फिफ्थ में क्या बोला, अभी ले लो प्रेफरेंसेस शेयर, और भविष्य में क्या मिल जाएगा, इक्विटी शेयर। जब तक नहीं दिया है तो सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ इक्विटी। अब कह रहे इक्विटी शेयर के साथ डिटेचुअल वारंट, यानी आज इक्विटी शेयर दिया है और कह रहे भविष्य में भी कुछ और किस शेयर लेने का राइट मिलेगा, तो ऐड तो हो रहा है, लेकिन क्या यहां पे आपका ये अदर इंस्ट्रूमेंट हुआ, इक्विटी के ही बदले में, इक्विटी के साथ ही और क्या मिला, इक्विटी। ऐड तो हुआ बट अदर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वही अगर हम किसकी बात करेंगे, प्रेफरेंसेस की, अगर मान लीजिए यही रहता डिवेंचर विथ डिटेचेबल वारंट, तो भी हाइब्रिड होता, नहीं होता, क्योंकि कन्वर्टेबल डिवेंचर तो ऐसे ही पहले के कारण हो जाता। लेकिन हम तो बोले डिवेंचर विथ डिटेचेबल वारंट, तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर विथ डिटेचेबल वारंट अब तब भी होगा, क्योंकि उसके साथ डिवेंचर के साथ क्या मिल जा रहा है, क्लियर है। और डिवेंचर अलग प्रजाति और इक्विटी शेयर अलग प्रजाति। तो चलिए ये आपका जो है आंसर है, सबका चेक्ड है, हाइब्रिड, प्योर, 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 हाइब्रिड, हाइब्रिड। कौन सा, कौन सा, पहले आप, हाँ कहां, कन्वर्टेबल है ना बच्चे, मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए, फिर पूछिए। कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर्स के क्वालिटी को छोड़ दीजिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स का जो क्वालिटी है वो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए डिटेचेबल वाले में ध्यान से सुनिए, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है भविष्य में, वो इंस्ट्रूमेंट और जो ऑलरेडी मिला हुआ है दोनों अलग होना चाहिए, तो भी ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। तो यहां पे कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर विथ व्हाट, डिटेचुअल वारंट। कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर्स का गुण ये तो नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन उसके साथ जो डिटेचुअल वारंट है वो क्या कहता है कि आपको भविष्य में क्या देंगे, भविष्य में आपको जो है हम देंगे इक्विटी शेयर, और ये जो इक्विटी शेयर देंगे
उस समय हम आपसे कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस शेयर वापस नहीं ले लेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ 6 महीने या 8 महीने या साल भर के बाद और जो है आपको जो मिल गए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इक्विटी शेयर। यही कह रहे। लेकिन यही पहले वाले केस में यानी कि 4 में कह रहे हैं इक्विटी शेयर विथ क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे इक्विटी मिला हुआ है, आगे भी क्या मिलेगा? मिल इस बार भी रहा है, लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेम है, इसीलिए। क्लियर? चलिए, हमने जो है वो 3 मेजर कैटेगरी लिया था, प्योर और डेरिवेटिव्स। अब हम लोग किस पे आते हैं? अब आते हैं हम लोग डेरिवेटिव पे कि डेरिवेटिव है क्या। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि डेरिवेटिव्स, और अब जिस सेगमेंट में आप इन कर रहे हैं ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल, कॉम्प्लिकेटेड। समझ लिया तो एक बार के बाद कभी भूलेंगे नहीं, और नहीं समझा तो कितना भी रट्टा मारेंगे तो काम चलेगा नहीं। बस एक ही चीज इसमें चाहिए, बस ध्यान से सुनिएगा, और 100% जो है वो ऐसा रहेगा कि कभी नहीं भूलिएगा। बस एकदम ध्यान से सुनिएगा, उस समय कोई और बात दिमाग में मत लाइएगा। कहा डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करता, ये अपने वैल्यू के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है और उसे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं। कहा कि इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि इसका मतलब है कि अगर कहीं पूछा जाए कि किसी जगह कैसी पढ़ाई होती है, एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं कि इसी इंस्टीट्यूट में कैसी पढ़ाई होती है। कहा गया कि अगर हम इस इंस्टीट्यूट को ले ले तो ये इंस्टीट्यूट अपने आप में डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि अपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कहा गया कि इसके लिए इन्हें डिपेंड होना पड़ेगा अपने फैकल्टीज पे। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट तो बोला जाएगा अच्छी पढ़ाई हो रही है, अगर सर और मैम अच्छा पढ़ाएंगे तो क्या बोला जाएगा? अच्छी पढ़ाई। इसका मतलब इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही है, इसके लिए इन्हें डिपेंड होना पड़ा किस पे? यही इनके अंडरलाइन क्या हो गया? एसेट, और इंस्टीट्यूट क्या हो गया? डेरिवेटिव। अब सिक्योरिटीज मार्केट में थोड़ा और इसके उस तरफ बढ़ते हैं जरा कि ये क्या है। एक नॉर्मल जो है वो एग्जांपल लेते हैं डेरिवेटिव को समझने के लिए। कहा गया कि डेरिवेटिव अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है? तो मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ मेरे और अंकित के बीच में। क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी दिन लेते हैं, हम लोग अपना आज का दिन ले लेते हैं। तो आज के दिन मान लीजिए कि हमने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ आज के दिन, और मैंने कहा अंकित को कि आप जो हैं वो 1 महीने बाद आइएगा, और 1 महीने बाद मैं आपको 10 केजी एप्पल दूंगा, मुफ्त में नहीं। किस रेट से दूंगा? 50 रुपए पर केजी। एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन मैंने इनको जो है वो कब बुलाया? 1 महीने बाद, ताकि 1 महीने बाद आइएगा और मुझसे आप खरीद सकते हैं क्या? एप्पल। किस रेट से? कितना? हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन ये एक्सरसाइज किस दिन होगा? 1 महीने बाद, 8 जून को ये एक्सरसाइज होगा। किस प्राइस पे एक्सरसाइज होगा? इसी डेट को एक्सरसाइज डेट कहते हैं, स्ट्राइक डेट कहते हैं, या रिकॉर्ड डेट कहते हैं। कौन सा डेट? जिस दिन मेरे और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है। जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ वो तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, 8 तारीख को, 8/5 को। और जिस दिन ये जो है वो एक्सरसाइज होगा उसी डेट को एक्सरसाइज डेट भी कहते हैं, रिकॉर्ड डेट भी कहते हैं, और स्ट्राइक डेट भी कहते हैं। जिस प्राइस पे एक्सरसाइज होगा उसे जो है वो एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, रिकॉर्ड प्राइस भी कहते हैं, और स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा रिकॉर्ड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कितना है?
हमारा रिकॉर्ड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, या एक और क्या बोला, रिकॉर्ड डेट, एक्सरसाइज डेट और स्ट्राइक डेट, वो क्या है 8 जून। ठीक, अब देखिए मेरे और इनके बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, एप्पल पे। इस कॉन्ट्रैक्ट का रियल वैल्यू यही, मैंने जब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो जरा सोचिए मैं क्या सोचा होऊंगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज डेट है, उस डेट को एप्पल की कीमत जो है वो 50 रुपए से ज्यादा रहेगा या कम। मेरे अकॉर्डिंग हो क्या सकता है वो नहीं, मैंने क्या सोच करके कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ। जिनका कहना है बढ़ा हुआ रहेगा वो हाथ उठाइए कि प्राइस बढ़ा, जिनका कहना है कि प्राइस घटा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि 1 महीने बाद किस रेट से दूंगा, इसका मतलब ना मेरे पास सेव है ना कुछ है, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आने वाले दिनों में प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। जब ये आएंगे मेरे पास तो मैं सस्ते में 10-20 रुपए केजी खरीदूंगा और इनको 50 के भाव से चिपकाऊंगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट मुझसे कर रहे होंगे तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि आने वाले 1 महीने में प्राइस जो है वो क्या रहेगा। इनका सोचना रहेगा जब इस कॉन्ट्रैक्ट में आए कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। बाजार में जो है वो 100-150 चल रहा होगा, सर से 50 में खरीदेंगे, दनादन बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सोचेंगे, तभी तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग तरह का प्रेडिक्शन होगा, तभी ना दो लोगों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए, मैंने सोचा प्राइस क्या होगा, इन्होंने क्या सोचा, ज्यादा। ठीक है, दोनों अपने तरफ से लग गए, पूजा पाठ भक्ति साधना जो भी धर्म मानते हो कि बढ़ जाए। मैं चाहूंगा प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, और ये क्या चाहेंगे, बढ़ जाए। ठीक है, अभी जो है वो भगवान ने इनकी बात सुन ली और मार्केट प्राइस क्या हो गया, 80 रुपए पर केजी। जैसे ही प्राइस हो गया 80 रुपए पर केजी, ये तो मस्त खुश, ये जो है वो हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको कितने का फायदा दिख रहा है, 300 का। 30 रुपए पर केजी क्या दिख रहा है फायदा। अब उस दिन होगा क्या, मेरे पास है नहीं एप्पल या कोई चीज, मुझे कितने पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, 800 रुपए का। 800 रुपए जेब में लूंगा, थैला लूंगा और कहां जाऊंगा, बाजार, और वहां जाकर के कितने केजी एप्पल खरीदना है, क्योंकि मुझे इन्हें देना है, तो 800 रुपए दूंगा, 10 केजी एप्पल मिला, और वो 10 केजी एप्पल ला करके बैठ गया। इच्छा तो है कि ये आए ही ना, लेकिन ये एकदम नहा धो करके सज धज के आ रहे हैं, मस्त आए, और आकर के जो है, सर कैसे हैं आप, कैसा हूं, जी चाहेगा कि आज ही आए, लेकिन ये आएंगे। आए, इन्होंने मुझे कितने पैसे दिए, इन्हें 500 का इंतजाम करना पड़ा या नहीं, ऐसे ही थोड़ा ना दूंगा। इन्होंने मुझे 500 दिए, रख लिया, और मैंने जो है वो थैला ऐसे उछल दिया, लो चुन लो। ऐसे ही गुस्सा था तो कौन इनको दे कि वो थैला वगैरह, भाई मैंने थैला का थोड़ा प्रॉमिस किया था, किस चीज का बोला था, ले जाओ अपना एप्पल। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इन्होंने जो अपना समेटा, जैसे तैसे आराम से गए, बाजार में जो है वो कितने में बेचा, कितने रुपए आए, 800। 500 तो पहले ही मुझे दे चुके थे, तो रियल फायदा कितने का, अल्टीमेटली इनको 300 का जो है वो प्रॉफिट और मुझे 300 का लॉस हुआ। ठीक, अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान मेरी भी सुन ले, और मार्केट प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में इस बार कितने पैसे जेब में लेके जाऊंगा, 200, और कितना केजी जो है वो एप्पल लेके आऊंगा, लेके आया,
इस पर मैं नहा धो के बैठा हूं टनाटन होकर के कि अतिथि तुम कब आओगे। अब ये आना चाहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, करना पड़ेगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता। दोनों को, मुझे भी अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करना है और इनको भी करना है। अब ये पहुंचे कितने रुपए लेके, इन्होंने मुझे 500 दिया, इस पर थैला भी दे दिया और बोला ले लीजिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अंकित अपना उठाए और चल दिए। जाने के बाद कितने में मार्केट में बेचा, यानी 200 रुपए आए। पहले ही मुझे कितना दे चुके हैं, 300 का नुकसान। फिर इस बार 300 का, इस बार मुझे 300 का जो है वो फायदा और उनको 300 का। अब देखिए, अगर यहां पे एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ और घट रहा है या नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट अपने वैल्यू के लिए एप्पल पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। जैसे जैसे एप्पल का प्राइस बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इनके लिए बढ़ता जाएगा या नहीं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो सचिन को भी बेचना चाहेंगे तो वो भी ले लेंगे। कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि प्राइस अभी ही 60 रुपया हो गया हो, 70 रुपया हो गया तो बोलेंगे देख अभी तो डेट भी नहीं आया है, 70 अभी हो गया, ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मेरे से। जिसके पास ये रहेगा सर उसको किस रेट से देंगे, 50 के रेट से देंगे। और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कम होता जाएगा या नहीं। लेकिन अब यहां पे एक बात, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हवा में। हवा का मतलब है कि अभी जो मैंने बोला उसमें अगर मैं वाकई में 800 रुपए लेकर के जा रहा हूं और एप्पल खरीद के ला रहा हूं, इनको 500 में दे रहा हूं, फिर ये मार्केट में ले जाकर के उसे बेच रहे हैं 800 में और इनको 300 का फायदा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी सेटलमेंट। क्या कहलाता है, डिलीवरी सेटलमेंट का मतलब होता है जहां पे फिजिकली चीज को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो वो क्या कहलाया, नहीं बोलते द आइटम हैज बीन डिलीवर्ड, तो सामान का सही में जो है वो आदान प्रदान हुआ, तो ये क्या कहलाया, डिलीवरी सेटलमेंट। लेकिन कहा गया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से दोनों को नुकसान है। अल्टीमेटली ये बेच ही तो रहे हैं और मैं खरीद के ला रहा हूं, तो पहले मुझे 800 का इंतजाम करना पड़ा, जबकि वास्तव में लॉस कितने का है। तो मुझे एक चीज बताइए, लेकिन 800 का इंतजाम तो करना पड़ा ना फॉर द टाइम बीइंग, ये मुश्किल काम है या नहीं। और उनको फायदा हो रहा है 300 का, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कितने का इंतजाम करना पड़ा, 500 का। जब तक 500 का इंतजाम करेंगे नहीं तब तक तो मैं उनको एप्पल दूंगा नहीं। अगर इसकी जगह ऐसा हो कि हम समझे इसी तरीके से और जो फाइनल रिजल्ट है वो एक दूसरे को दे दे, तो यानी मैं जाकर के 800 रुपए में पहले 10 केजी एप्पल लाऊं, इनको 10 केजी एप्पल 50 के रेट से दूं, ये मार्केट में जाकर के 80 के रेट से बेचे, 300 का ये फायदा कमाए, मुझे 300 का नुकसान हो। इसकी जगह सीधा सीधा मैं 300 रुपया उनको दे देता हूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। क्या कहलाता है। और अगर मैंने सही में जो है वो सामान ला करके दिया, ये मुझे पैसे दिए, फिर ये सामान बेची और पैसे कमाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिलीवरी सेटलमेंट। तो डेरिवेटिव के केस में कभी भी जो है वो आपका डिलीवरी सेटलमेंट हवा में ही, किसी के पास कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जो नुकसान या नफा हुआ, फायदा हुआ, वो एक दूसरे को दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। क्लियर है ये बात। तो अब जरा यहां पे हम लोग यहां पे एप्पल के बीच में कर रहे हैं, ये चीज किसी चीज के साथ हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट में जाएंगे तो एप्पल की जगह पे यहां टीसीएस कंपनी का शेयर रख दीजिए, इंफोसिस कंपनी का शेयर रख दीजिए और हो गया ये डेरिवेटिव। चाहे वो कोई कॉमोडिटी हो, सोना चांदी, वो भी डेरिवेटिव हुआ। बस अंडरलाइंग एसेट उसका क्या होना चाहिए, कोई होना चाहिए जिसपे उसका प्राइस क्या हो, डिराइव हो रहा हो। तो मैंने क्या बोला, अगर यहां पे एप्पल की जगह मैं कह देता मैं इंफोसिस का शेयर दूंगा, तो हो गया ना सिक्योरिटीज मार्केट। तो बस यही बेसिकली है क्या, डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव के बारे में पहला लाइन क्या बोला है, विच कैन नॉट डिराइव इट्स वैल्यू बाय इटसेल्फ। सही बात है, अपने वैल्यू के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, अंडरलाइंग एसेट पे, हमारे केस में एप्पल। देयर शैल बी ओनली व्हाट, जो अभी हमने बात की है, नो डिलीवरी सेटलमेंट।
डेरिवेटिव्स आर, बस यही चार इसके फीचर हैं जैसे हम डिवेंचर में पढ़े थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, सेटलमेंट कैसा, अपना वैल्यू, क्लियर है। ये आपका क्या हुआ, अब हम डेरिवेटिव जान गए, तो डेरिवेटिव का यही कैरेक्टर हमें कहां मिलना चाहिए, इनके टाइप में। तो अब इनके जो टाइप है वो टाइप देखिए, मेजर टाइप कौन कौन से हैं, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ जी, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अब हम यही तो आपको समझाने के लिए बताया कि उस दिन का जो प्राइस होगा उस बेसिस पे दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बुक करेंगे, इसीलिए उसी दिन बेचा। डील तो 1 महीने पहले हुई थी लेकिन 1 महीने बाद दे रहा हूं, यह समझाने के लिए बोला कि समझिए कि उन्होंने खरीदा बेचा, जबकि रियल में कौन सा सेटलमेंट होगा, कैश सेटलमेंट। उसी दिन के वैल्यू के बेसिस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, निकालना है। तो जब 300 में मैं नहीं दूंगा, 300 रुपये दे दूंगा। अब मुझे यह बताइए, यहां पे पहले केस में मुझे फायदा है या नुकसान, कितने का, केस 1 में 300 का नुकसान है। तो जब नुकसान है तो सीधे 300 रुपया उनको दे देता हूं, अंकित को, और अंकित को फायदा कितने का है, तो उनको 300 रुपये दे देता हूं। नहीं तो क्या होगा, मेरे ऊपर देखिए लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 800 रुपया पहले किसी से जमा करूंगा ना, हाँ या ना, तभी ना लाऊंगा 10 केजी एप्पल। और उनको भी कितना पेन होगा कि पहले 500 रुपया लेके आएंगे तब ना मुझसे 50 रुपए के रेट से ले जाएंगे। अगर ऐसा सही में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी सेटलमेंट। यही तो प्रॉपर्टी बता रहा हूं डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव के केस में कोई भी डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होता है। रियल में ना आप जो है वो खरीदेंगे ना रियल में मैं बेचूंगा, बस मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है और उस दिन के मार्केट प्राइस के बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट लीजिए, मैं अपना लॉस बियर करूंगा, सिर्फ 300। और अगली बार केस 2 में ये मुझे क्या करेंगे, ये मुझे 300 दे देंगे। क्लियर है, वो सब नहीं होगा। यहां पे कहा नहीं बेचने और नहीं खरीदने नहीं है, नहीं बेचने और नहीं खरीदने कब होगा, तब जब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो, डिलीवरी। हम लोग तो बात ही किसकी कर रहे हैं, कैश सेटलमेंट की। माना जाएगा कि उस दिन जो मार्केट पर, तभी तो मैंने बोला ये हवा में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना किसी के पास पैसे ना किसी के पास क्या है, एप्पल, बस आपस में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या होगा, हमारा डील होगा, और तभी इसका नाम क्या पड़ा, डेरिवेटिव। अगर इतने सारे गुण मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। नहीं मिलेंगे तो ये डेरिवेटिव नहीं। अगर बेचने नहीं है, ये नहीं करने, तो डेरिवेटिव में इन क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का काम ही यही है कि जो उस दिन का पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बुक होगा। अब देखिए इसके जो टाइप हैं, क्लियर है क्या, यही कॉन्ट्रैक्ट ही में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट यही है, ये देखिए यही कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट, नो डिलीवरी सेटलमेंट। इसमें कौन सा सेटलमेंट होता है, तो पहला जो है इसका फीचर ही है कि इन केस ऑफ डेरिवेटिव देयर इज ओनली व्हाट, कैश सेटलमेंट, नो डिलीवरी। अगर डिलीवरी सेटलमेंट कर दिया तब तो ये डेरिवेटिव ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टी फुलफिल। और अगर डेरिवेटिव अपना वैल्यू खुद से निकाल ले तो डेरिवेटिव थोड़ा ना कहलाएगा, तो इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट भी होगा और उसमें कैश सेटलमेंट भी होगा। कहीं कोई जो है वो कौन सा सेटलमेंट नहीं होगा, डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होगा। चलिए अब यहां पे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी में, 4 मेजर टाइप हैं। हाँ अच्छा डेरिवेटिव्स के जो है हमारे कितने मेजर टाइप, 4। एक का नाम है स्वैप, एक का नाम फॉरवर्ड, एक का नाम फ्यूचर और एक का नाम
ये दोनों आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसका बस इंट्रो जानना है कि ये होता क्या है। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसी में कॉल पुट बहुत सारा चीज आप लोग सुने होंगे और देखिएगा इसमें कैसे पढ़ते हैं। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज। अब ये कैसे डील होता था पहले के समय में जब करेंसी नहीं था? एकदम ध्यान से समझिएगा, बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम के साथ एक समस्या क्या थी कि मान लीजिए, हाँ बस ये सबसे बड़ा समस्या होता था कि मान लीजिए कि प्रीति के पास जो है वो भिंडी और भूमिका के पास परवल। अगर प्रीति को जो है वो खानी है परवल और जो है वो भूमिका के पास है परवल, लेकिन उनको भी उस दिन क्या खाने का मन होना चाहिए? भिंडी। तभी जाकर के दोनों के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो देखिए, अब आप कहिएगा सर ये परवल और भिंडी यहां सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करेगा? तो देखिए क्या करेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। और कैसे आज के डेट में ये आपका धीरे धीरे जो है वो एबॉलिस्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसका बस एक टाइप बचा हुआ है जो प्रोफेशनल में बताऊंगा, यहां पे बस हिंट देके छोड़ूंगा कि कौन सा इसमें बचा, क्योंकि आगे भी आपका है प्रोफेशनल में। तो देखिए यहां कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है और वह है मिस्टर ए। इन्होंने जो है वो 100 इक्विटी शेयर खरीदा था 10 रुपए ईच का। किस कंपनी का? तो एबी लिमिटेड का शेयर मिस्टर ए ने खरीदा था 100 शेयर 10 रुपए ईच का। जब उन्होंने शेयर्स खरीदा था तो मिस्टर ए को क्या लगा था कि कंपनी को ढेर सारा प्रॉफिट होगा, इसीलिए हमारा जो है वो डिविडेंड क्या रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। तो इसीलिए हम क्या लेंगे? इक्विटी शेयर। उसी समय मिस्टर बी ने जो है वो कौन सा शेयर खरीदा? मिस्टर बी ने खरीदा प्रेफरेंस शेयर। और मिस्टर बी ने जो प्रेफरेंस शेयर खरीदा वो क्या सोच के खरीदा कि कंपनी को पता नहीं उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा या भाई मेरा पैसा कम से कम सुरक्षित रहे, इतने तो मुझे मिल जाएंगे। देखिए सबका अपना अपना जैसा जो है वो सोचना, उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद मिस्टर ए को लगा कि इस साल कंपनी की हालत खराब रहेंगे। प्रेडिक्शन सोचना ही तो है कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को तो दे देगी, लेकिन इक्विटी में बांटने के लिए डिविडेंड ये किसको लगा? ए को। अगर ए को ऐसा, ये पुराने जमाने की बात है क्योंकि उस समय शेयर्स को उतने ही जल्दी आप नहीं बेच सकते थे जितने जल्दी आज बेच सकते। तभी मैं ये बता रहा हूं कैसे ये बेसिकली निकल करके आया। दूसरी तरफ जो है वो बी को क्या लग रहा है कि कंपनी को जबरदस्त क्या होगा? प्रॉफिट होगा। काश मेरे पास इक्विटी शेयर होता। तो एक ने सोचा काश मेरे पास क्या होता? इक्विटी शेयर। और एक ने सोचा क्या होता? जिसके पास जो है उससे उल्टा सोचा। दोनों मिल गए। दोनों जब मिल गए तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। एकदम ध्यान से समझिएगा जितना मैं समझाना चाहूँ, क्योंकि एकदम अंत में जाकर के हल्का सा ट्विस्ट आएगा। कहा कि ठीक है, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। मिस्टर बी ने कहा कि देख भाई ए, तू मेरे हिस्से का ले लेना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो मुझे मिलने वाला है। और वो कितना है? 10%। यही तो है इनका फिक्स रेट 10%, यानी कितना रुपया? 100 रुपया। तो भाई तू 100 रुपया ले लियो और मुझे अपना वाला क्या दे देना? जो भी इशू होगा, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है इक्विटी में क्या इशू होगा। अब देखिए क्या हुआ। एबी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। इन्होंने सोचा था ना कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, डिक्लेयर किया डिविडेंड 50%। कितना? और 50% का मतलब है फेस वैल्यू पे कितना? 50% यानी कि 5 रुपए, क्योंकि 10 रुपए फेस वैल्यू का है। तो ऐसे केस में जो इक्विटी पे डिविडेंड बनेगा वो कितना बना? 500 रुपया। लेकिन वो था तो ए का, ए के पास इक्विटी था, लेकिन उन्होंने बोला किसको दे दिया? तो अब बी का ये क्या हो गया? और इधर ए को कुछ मिलेगा? 100 मिलेगा ना, 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 100 मिला। अगर हम देखें तो ऐसे केस में फिर एक को फायदा और एक को लॉस हुआ। जो भी, तो उनका तो अपना एक्सपेक्टेशन था, प्रेडिक्शन था। अगर यही चीज केस 2 हो जाए, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा।
अगर केस 2 हो जाए, एबी लिमिटेड ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, पॉसिबल, नो डिविडेंड डिक्लेयर, और नो डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, तो इनको तो 100 मिलेगा प्रेफरेंस शेयर का 100, लेकिन इसको इस बार क्या मिलेगा, 0, यही हुआ ना। लेकिन अब जरा सोचिए यहां पे किसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में था और किसका नाम रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में था। तो वैसे केस में ये आपने कैसे कह दिया कि कंपनी जो है वो ए को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे देगी और बी को जो है वो इक्विटी का डिविडेंड दे देगी, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन तो उनके पास है ही नहीं, हाँ या ना। जैसे से मैं ले चला प्लीज वैसे ही चले, नहीं है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या कोई भी इसमें डिलीवरी सेटलमेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिलीवरी सेटलमेंट का ही है कि एक को जो है वो इक्विटी मिला और एक को किसका डिविडेंड मिल गया। तो कहा भाई ये भी तो नेचर नहीं है डेरिवेटिव का, तो अगर स्वैप जैसा चीज डेरिवेटिव का टाइप है तो इसका नेचर भी क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव से ही मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यहां ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंपनी देगी, इन दोनों के बीच में होगा कॉन्ट्रैक्ट, देगी तो कंपनी वही जो जिसको क्या करना है, देना है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है उसको जो है वो डिविडेंड देगी, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में उसको क्या देगी, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन होगा ये कि पहले वाले केस में मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को कितना रुपया दे देगा, 400, 500 तो ये वाला है ही और 100 इसको आ भी तो गया, तो जो डिफरेंस हुआ 400 वो किसको दे दिया, तो बी कहां चला गया, प्लस में, और ये अगले केस में बी जो है वो ए को कितना दे देगा, क्योंकि उधर तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं। तो फिर यहां पे जो है ये उसका पैसा और वो इसका पैसा नहीं लेगा, बल्कि सिंपल सा है, जो डिफरेंस हुआ और कैलकुलेशन का बेस यही रखा गया और जो डिफरेंस है एक दूसरे को क्या कर दिया गया। तभी तो हम कहेंगे कि स्वैप जो है वो डेरिवेटिव का एक टाइप है एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और इसका वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है एबी लिमिटेड के परफॉर्मेंस पे, एबी लिमिटेड के शेयर्स पे। तो कहा कि अब वो अंडरलाइंग एसेट हो गया और कहा कि चूंकि इसमें कैश सेटलमेंट होता है इसीलिए किसी में किसी का कोई चीज, भाई ऐसा थोड़ा है कि ए का जो है वो इक्विटी शेयर बी के नाम से चला जाएगा और बी का जो है वो प्रेफरेंस शेयर किसके नाम से हो जाएगा। ये तो तब तक नहीं होगा जब तक आप ट्रांसफर डीड नहीं देंगे। आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए जिसके तहत जो भी कैलकुलेशन होगा उस बेसिस पे एक दूसरे को बस पैसे दे दीजिए और काम खत्म हो गया, तब इसका नाम क्या पड़ेगा, स्वैप पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में ये इररेलेवेंट हो गया है। क्यों हो गया पता है आपको, अगर मैंने पहले ले लिया था इक्विटी शेयर और मुझे लगता है कि इक्विटी शेयर में अब ज्यादा ग्रोथ नहीं है या रिस्क ज्यादा है, तो मैंने तो आपको टर्मिनल कितने बार दिखाया हुआ है, बस एक क्लिक करेंगे और सेल कर देंगे, काम खत्म। अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर बेच दूंगा और क्या खरीद लूंगा, इक्विटी। इक्विटी शेयर है और लगता है कि इक्विटी शेयर में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो इक्विटी शेयर बेचूंगा और क्या खरीद लूंगा। तो कहा बस यही वजह है कि आज के डेट में ये जो स्वैप नाम का चीज है डेरिवेटिव, ये क्या हो गया है, ना के बराबर हो गया। इसमें एक ही चीज होता है और वो है इंटरेस्ट रेट स्वैप। बस बोल करके छोड़ रहा हूं, बताऊंगा नहीं, यहां ये बताऊंगा कब, प्रोफेशनल में, कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, वहां बात करेंगे। क्लियर है स्वैप। अब देखिए अगला चीज हमारा जो है वो उसका नाम है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहा गया कि फॉरवर्ड में कुछ मत घबराइए, बस जो अलग अलग तरह के जो है जो आपका अंडरलाइंग एसेट है वो बस करेंसी होंगे। क्या होंगे, जहां पे हमने एप्पल दिया था उसकी जगह पे डॉलर दे दीजिए, यानी दो करेंसी को इन्वॉल्व कर दीजिए। अब ये कैसा चीज हुआ, तो एक तरफ बैंक है एसबीआई और एक तरफ मिस्टर ए है। बैंक ने कहा कि आप 1 महीने बाद मेरे पास आइए और मैं आपको जो है वो $1 कितने रुपए के रेट से दूंगा,
अब देखिए ना, डॉलर की जगह $1 को 1 केजी एप्पल समझ लीजिए। तो 1 केजी एप्पल बोला था 50 रुपए दूंगा, यहां बैंक क्या बोला, कितने रुपए में दूंगा, 50 रुपए में। अब देखिए अगर डॉलर की कीमत 80 हो गई तो फायदा हो गया, जैसे वहां एप्पल में हुआ था 30 रुपए का। अब जो है बैंक इनको कितने रुपए में देगी, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 30 का फायदा हो गया। लेकिन क्या आप पहले जो है वो उनको जो है वो $1 के बदले में 50 देंगे, फिर वो डॉलर देंगे, डॉलर लेकर के बाजार जाएंगे, 80 रुपया मिलेगा, तब 30 का फायदा होगा। अगर ऐसा होता तो ये क्या कहलाता, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता, और डेरिवेटिव में डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होता है। तो बैंक कितने रुपए पकड़ा देगी, 30 रुपए हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दे देगी। तो यही हो गया कौन सा सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट। यही उल्टा भी हो जाएगा। तो देखिए अगर प्राइस यहां कितना हो गया, अब इस बार आपको $1 का 50 देना पड़ा, अब वो डॉलर बाजार में कितने में बिकेगा, 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब आपको डॉलर ले करके बाजार में बेच करके नहीं काम करना है, बल्कि अब आप कितने रुपए दे देंगे बैंक को, 20 रुपए आप दे देंगे, किसको, बैंक को। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स में जब अंडरलाइंग एसेट बेसिकली आपका क्या होता है, जब अंडरलाइंग एसेट आपका जो है वो होगा डिफरेंट करेंसी, तो उस डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। क्लियर है। तो फॉरवर्ड नाम का जो डेरिवेटिव होगा उसमें बस इतना ही अंतर है कि उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या होंगे, करेंसी, रुपया, डॉलर, कोई भी दो करेंसी के बीच में हो सकता है। क्लियर है ये चीज। यही जब हम बात कर रहे थे स्वैप में, तो आपने देखा स्वैप का मतलब एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज का मतलब रियल में एक्सचेंज नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस है वो एक दूसरे को किसमें सेटल कर दिया। तो यहां भी ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका अंडरलाइंग एसेट जो है फॉरेन करेंसी है, जिसको डॉलर कहते हैं, और इसमें भी जो सेटलमेंट हो रहा है उसका नाम क्या है, कैश सेटलमेंट है। कोई किसी को डॉलर ना दे रहा है ना ले रहा है, बस एज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशन निकालने के लिए। क्लियर है। बढ़े आगे। अब देखिए आपके पास जो यहां इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव में, वो है स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। स्वैप एक्सचेंज हमने कहा आज के डेट में रेलिवेंट नहीं है। फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बैन लगा हुआ है, बहुत लिमिटेड जो है वो तरीका है इसको क्या करने का, ट्रेड करने का। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो देखिए फ्यूचर बेसिकली क्या कहता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, एग्जैक्टली सेम ही चीज है। और समझिए ये जो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था एप्पल वाला, उस एग्जाम्पल में हम लोग डाल देते हैं कोई कंपनी के शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ आपको इंफोसिस कंपनी का इक्विटी शेयर भी दिखेगा, और दूसरी तरफ आपको जो है वो फ्यूचर में भी आप जो है वो इंफोसिस में डील कर सकते हैं। जब भी इसमें डील होगा, अंतर यही होगा कि इंफोसिस के आज के शेयर्स अगर आप ले रहे हैं तो उसका कैश मार्केट में प्राइस देखते रहिए, कैश मार्केट में उसका जैसा प्राइस रहेगा, अगर अप हो रहा है तो फ्यूचर में भी वो भी क्या होता रहेगा, अप, क्योंकि उसका बेसी क्या है, इंफोसिस का शेयर। तो कह रहे हैं कि यहां पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बी को ऑफर दिया। अब ध्यान से इन वर्ड्स को समझिएगा, ए ने बी को ऑफर दिया, ये ऑफर क्या है, ऑफर टू, और कहा कि आप जो है वो मुझसे जो है वो शेयर्स खरीद लो। कहा कौन सा, कहा कि आप मुझसे जो है वो इंफोसिस के शेयर खरीद सकते हो, कितने दिन के बाद, 1 महीने के बाद। कितने दिन के बाद, लेकिन कहा कि किस रेट पे, तो कहा भाई ये जो आप मुझसे खरीद सकते हो ये 50 रुपए के रेट पे मुझसे खरीद सकते हो। यानी इनके बीच में जो एक्सरसाइज डेट है, और वो एक्सरसाइज कितना है एक्सरसाइज प्राइस, 100 रुपए का। कहा कि आप मुझसे 10 इक्विटी शेयर खरीद लेना इंफोसिस के, किस रेट पे। ये ऑफर किसने किसको दिया, ये ऑफर ए ने जो है वो, तो ऑफर देने वाला कौन है, ऑफर एक्सेप्ट करने वाला कौन है। तो याद रखिए जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा जो है वो ऑप्शन का क्या कहलाएगा, ऑप्शन का बायर कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो हमेशा फ्यूचर का क्या कहलाएगा,
अभी हम लोग फ्यूचर में ही हैं, वो फ्यूचर का क्या कहलाएगा? ए क्या कहलाएगा? किस चीज का सेलर? लेकिन इस फ्यूचर का जो ये सेलर है वो क्या बेसिकली बेच रहा है? किस कंपनी का? तो यानी कि अंडरलाइंग एसेट यहां क्या है? तो जो फ्यूचर का सेलर है वो हमेशा फ्यूचर के बायर को ऑफर देता है अंडरलाइंग एसेट को या तो बाय कर ले या अंडरलाइंग एसेट को सेल कर ले, दोनों ही बात है। अगर मिस्टर ए कहता कि आप जो है वो मुझसे 1 महीने बाद आना मेरे पास और मुझे 100 रुपए में इंफोसिस के शेयर बेच देना, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने। ए कहता, ए ही कह रहा है बी को इस बार कि ये जो मैं आपको ऑफर टू बाय दे रहा हूं इसकी जगह मैं आपको दे रहा हूं ऑफर टू, और मैं आपको कह रहा हूं कि 1 महीने बाद आना और 100 रुपए के रेट से मुझे बेचना। क्या बेचना? इंफोसिस के शेयर। दोनों ऑफर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपको कहा कि आप जो है वो अपना पेन मुझे बेच दीजिए, ये ऑफर है या नहीं? मैंने आपको कहा कि मेरा पेन खरीद लीजिए, दोनों ऑफर है या नहीं? दोनों ही केस में मैं ही ऑफर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक में मैंने ऑफर दिया कि मेरा पेन जो है वो मुझसे खरीद लीजिए, मैं ऑफर देने वाला हूं, आप ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। दूसरा मैंने कहा कि आप जो है वो आकर के अपना पेन मुझे क्या कर दीजिएगा? बेच दीजिएगा। दोनों केस में मैं ऑफर दे रहा हूं और आप ऑफर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट। तो मैं जो ऑफर दे रहा हूं तो हमेशा मैं कहलाऊंगा कि मैं फ्यूचर नाम के इस ऑफर का सेलर हूं। क्या हूं? और आप फ्यूचर के क्या हैं? अब पहली बार जब मैंने आपको बोला कि मेरा पेन मुझसे खरीद लीजिएगा तो भी ये ऑफर है। इस ऑफर में यू आर बायर ऑफ फ्यूचर, आई एम सेलर ऑफ, एंड व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट? पेन। तो वहां हो गया इंफोसिस का शेयर्स। अब अगर मैं कहता हूं कि आप ये पेन मुझे 1 महीने बाद बेच दीजिएगा, हु इज सेलर ऑफ फ्यूचर एंड हु इज बायर ऑफ फ्यूचर? तो वो अभी भी जो है वो फ्यूचर के क्या हुए? बायर। भूमिका को मैंने ये ऑफर दिया तो भूमिका इज बायर ऑफ। दोनों ही केस में बस अंतर क्या हुआ? पहले केस में उनको मैंने ऑफर दिया टू बाय का, टू बाय अंडरलाइंग एसेट, और इस बार मैंने ऑफर दिया टू सेल अंडरलाइंग एसेट। क्लियर है ये बात? क्योंकि इसी से जो है वो ऑप्शन बनेगा, वरना ऑप्शन में एकदम कंफ्यूज हो जाइएगा और क्लीन बोल्ड। तो करेंगे बात ऑप्शन की, लेकिन पहले फ्यूचर समझिएगा तब। तो फ्यूचर में एकदम ध्यान से, फ्यूचर में मैंने कहा कि 2 बातें हैं, 2 पार्टी है। एक जो है जो ऑफर देगा और एक क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जो ऑफर देगा ऑब्वियस सी बात है या तो अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का ऑफर देगा या अंडरलाइंग एसेट को यही देगा ना। तो जो ऑफर देगा, चाहे अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का ऑफर दे, चाहे अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर के किसी डेट में देगा, और दूसरी तरफ जो अंडरलाइंग एसेट को या तो जो है वो खरीदने के ऑफर को एक्सेप्ट करे या किसके, वो हो गया हमेशा फ्यूचर के बायर। क्लियर है? अब जब भी ये ऑफर दिया जाएगा तो जो बायर ऑफ हैं फ्यूचर और जो सेलर ऑफ फ्यूचर हैं, दोनों के ऊपर राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है। ना वो मुकर सकते हैं ना मैं मुकर सकता हूं। यहां पे अगर हम बात करें ऑफर टू बाय में, इंफोसिस के शेयर कितने में खरीदने का ऑफर दिया? जब मैंने उनको ये ऑफर दिया तो इसका मतलब है कि मेरे दिमाग में क्या था कि इंफोसिस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। मैंने उनको कहा कि आप 1 महीने बाद आइएगा और इंफोसिस के 10 शेयर मुझसे खरीदिएगा, हर शेयर में 100 रुपए में दूंगा आपको। तो मैं तो यही सोचा था ना कि मार्केट प्राइस कम हो जाएगा तभी तो सस्ते में खरीदूंगा और भूमिका को चिपकाऊंगा कितने में, यही मैंने सोचा था। देखिए ये रेट मैंने क्या लिखा? डाउन। भूमिका ने क्या सोचा था? बढ़ेगा, मार्केट में प्राइस बहुत महंगा रहेगा, 200-300 चल रहे होंगे, सर को उल्लू पकाया और कितने में लिया। अब यही तो होता है, 2 लोगों का अलग अलग प्रेडिक्शन होता है तभी तो मार्केट चलता है, वरना शेयर मार्केट में तो कोई खरीदे बेचे ही नहीं, सब सिर्फ खरीदेगा तो बेचेगा कौन? खरीदने वाले को हमेशा लगता है प्राइस बढ़ेगा और बेचने वाले को क्या लगता है?
तभी ना कोई सौदा हो पाता है। कह रहे ठीक है, अब 1 महीने बाद वो शुभ दिन आ गया। आज का डेट क्या कहलाएगा? जिस डेट को होना है उसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम, ठीक है। ये जो प्राइस है इसी को क्या बोलते हैं? अगला नाम, अगला नाम, ठीक है। अब जो है वो आ गया वो दिन, और मान लीजिए कि 8 जून का दिन आ गया। आ गया मार्केट प्राइस इन्फोसिस के शेयर का 150 रुपया। पॉसिबल? किसकी सुनी भगवान ने, मेरी या भूमिका की? उनका जो है वो पूजा पाठ सुन लिया, या जो भी करते हो, जादू टोना जंतर मंतर सुन लिया। अगर सुन लिया तो कितना हो गया? 100। अब क्या होगा? एज पर रूल मुझे जो है वो कितने रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, समझेंगे इसी तरीके से, तब देखेंगे। ये तो डेरिवेटिव है, ऐसे तो होगा नहीं। मुझे जो है वो कितने रुपए चाहिए? 1500 रुपए, क्योंकि 10 शेयर खरीद के रखने इन्फोसिस के। 10 शेयर खरीद के लाया, ये आए, मुझे कितना देंगे? 1000 इनको दिया, ये जाकर के कितने में बेचेंगे? तो मुझे 500 का नुकसान, इनको 500 का। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिलीवरी सेटलमेंट तो इसीलिए मैं इनको कितना दे दूंगा, बस काम खत्म। उल्टा भी हो सकता है। मार्केट प्राइस हमारा कितना हो गया? 50 हो गया। अगर मार्केट प्राइस हमारा जो है वो 50 हो गया, तो ऐसे केस में इस बार किस तरह से काम होगा? कुछ नहीं होता, ये कि फिर जो है मैं लेकर के 500 रुपया मार्केट जाता, ये आते मुझसे 1000 में लेते, फिर जाके 500 में बेचते, इनको 500 का नुकसान और मुझे 500 का। तो ये इस बार क्या करेंगे? कैश सेटलमेंट होगा, डिलीवरी सेटलमेंट। तो ये क्या करेंगे? इस समय ये चाहेंगे एक्सरसाइज करना, सही में सोचिए तो। इस हालात में केस 2 में नहीं, और केस 1 में मैं चाहूंगा? केस 1 में मैं नहीं चाहूंगा। तो कह रहे किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होगा, दोनों के पास राइट भी है और दोनों के पास क्या है? इन्हें भी केस 1 में अपने पार्ट का परफॉर्मेंस मुझे भी पूरा करना पड़ेगा, और केस 2 में इन्हें भी करना पड़ेगा। तो अब अंतर क्या हुआ कि फ्यूचर के एक खास डेट पे हमने इस चीज को क्या किया? परफॉर्म किया। तो ये जो है वो क्या कहलाया आपका? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसी में हमने अगर ये कर दिया, ऑफर टू क्या दे दिया? सेल। तो जरा सोचिए, इस बार जब मैं, और ये फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही है, और मैं इनको ऑफर टू सेल में भी सेम दे रहा हूं। कितने रुपए में? कि 100 रुपए में आप आकर के मुझे बेच दीजिएगा। तो बताइए इस बार मेरा क्या सोचना है? हाँ, इस बार मैं सोच रहा हूं कि प्राइस क्या होगा, और इनका क्या सोचना है? अब इस बार देखिए, इस बार मार्केट प्राइस अगर 150 हो गया तो उस केस में इनको नुकसान और मुझे। तो देखिए, जिस केस में इनको फायदा हो रहा था उस केस में मुझे क्या होने लगा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बार जो इनको ऑफर दिया उसमें अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का नहीं, बल्कि अंडरलाइंग एसेट को। लेकिन फिर अगर प्राइस 50 हो गया तो मुझे नुकसान हो गया, भूमिका को फायदा, और फिर वही 500 का। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि चाहे कोई ऑफर अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का दे, चाहे अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का दे, जो ऑफर देगा वो फ्यूचर नाम के जो है वो डेरिवेटिव का क्या कहलाएगा? सेलर। और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे उस ऑफर में अंडरलाइंग एसेट का खरीदना हो, चाहे अंडरलाइंग एसेट को बेचना हो, उस शख्स को क्या बोलेंगे? फ्यूचर डेरिवेटिव का बायर। और फ्यूचर डेरिवेटिव का सेलर फ्यूचर डेरिवेटिव के बायर को अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का या अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का क्या देता है? ऑफर देता है। दोनों ने जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद कोई भी अपने पार्ट के परफॉर्मेंस से डिनाई नहीं कर सकता। दोनों के पास राइट भी है और दोनों के पास, एक को जितने का फायदा होगा दूसरे को उतने का नुकसान होगा। यही है आपका फ्यूचर। और अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एक्सरसाइज ऑन फ्यूचर डेट एट एक्सरसाइज प्राइस। सत्यवचन, बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव राइट एज वेल एज, दोनों के पास राइट भी और क्या है?
ऑब्लिगेशन भी है। बायर एंड सेलर, नो वन कैन डिनाई टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वन विल गेट प्रॉफिट एंड अदर रिसीव लॉस ऑफ, क्लियर है। अब देखिए, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहां देखा कि दोनों के पास क्या है और दोनों के पास, अब जरा सोचिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं भूमिका को कहता हूं कि आपको अगर मन हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सरसाइज करना, और मन हो तो मतलब यहां पे मैंने इनको दे दी मन की बात और इनको बोला कि अगर आप चाहें तो इस दिन 100 रुपए में खरीदना चाहे तो खरीदे, ना खरीदना चाहे तो, और इसमें बोल दिया कि अगर आप चाहें तो 8 जून को 100 रुपए में मुझे इंफोसिस के शेयर बेचना चाहे तो बेचे, ना बेचना चाहे तो। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कभी मैं बोलूंगा तभी ना जब मुझे एक साथ 5-7 ने काट खाया हो, क्योंकि मुझे बताइए कि इस केस में कभी मुझे कोई फायदा होगा? तो फिर ऐसा कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जिसमें सिर्फ एक पार्टी को सिर्फ प्रॉफिट हो और दूसरे को लॉस ही लॉस? यानी इनके पास सिर्फ और सिर्फ राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मेरे पास सिर्फ क्या है, इनको मार्केट सही दिखेगा तो खरीदेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं खरीदेंगे, सही दिखेगा तो बेचेंगे, नहीं दिखेगा तो मुझे क्या मिलेगा? कहा ऐसा कुछ नहीं तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए मैं भी तो अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरा भी इसमें जो है वो हिस्सा रहेगा। अब वो मेरा हिस्सा जो है वो किस फॉर्म में रहेगा और कैसे वो हम परफॉर्म करेंगे ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।